धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में से सेक्शन सी में दो प्रश्न आते हैं 3-3 नंबर के। एक प्रश्न नंबर 39 और एक 40। तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं मेरे हिसाब से, जैसे कि धातु की सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड, धातु की सक्रियता श्रेणी। तो धातु की सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि धातु को उसकी सक्रियता के आधार पर कौन से क्रम में, चढ़ते या उतरते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? धातु की सक्रियता श्रेणी। तो आपको लिखने का कि धातु को उसकी सक्रियता के आधार पर चढ़ते या उतरते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब धातु की सक्रियता श्रेणी की बात की जाए तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये धातु की क्या है? सक्रियता श्रेणी। धातु को हमने उसकी सक्रियता के आधार पर चढ़ते या उतरते क्रम में, यहाँ पर हमने कौन से क्रम में लिखा है? तो उतरते क्रम में। कौन से क्रम में? उतरते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातु की क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। अब ये ऊपर की जो धातु है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये धातु क्या होती है? उच्च क्रियाशील होती है या अधिक क्रियाशील होती है? अधिक क्रियाशील होती है। तो जो ऊपर है वो कैसी धातु है? अधिक क्रियाशील धातु है। अच्छा, अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो यौगिक स्वरूप में मिलती है, यौगिक स्वरूप में हमको प्राप्त होती है। और हम क्या करते हैं? उसका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन करते हैं। और अपघटन करके हम क्या प्राप्त करते हैं? धातु। क्या प्राप्त करते हैं? शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो जो सबसे ऊपर होती है आज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिक क्रियाशील धातु, जो यौगिक स्वरूप में मिलती है। और उसका हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटन और करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। लेकिन जो बीच में है इसको बोलते हैं मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु। अब ये मध्यम क्रियाशील धातु जो है वो 3 स्वरूप में मिलती है, सल्फाइड स्वरूप में, कार्बोनेट स्वरूप में और ऑक्साइड स्वरूप में प्राप्त होती है। ऑक्साइड स्वरूप में प्राप्त होती है। जो सल्फाइड स्वरूप में प्राप्त होती है उसका क्या करते हैं? भर्जन। क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। और जो कार्बोनेट स्वरूप में प्राप्त होती है उसका हम करते हैं निस्तापन, उसका निस्तापन किया जाता है। और क्या करते हैं कि हम धातु का क्या प्राप्त करते हैं? ऑक्साइड। क्या प्राप्त करते हैं? धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। और फिर उसका हम क्या करते हैं? अपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन। और रिडक्शन करने के बाद हम धातु प्राप्त करते हैं। जैसे कि भर्जन में क्या होता है? तो भर्जन में क्या होता है? सल्फाइड युक्त अयस्क है, उसको लंबे समय तक हवा में क्या करते हैं? गरम, हवा में गरम करते हैं, जिससे धातु का ऑक्साइड में क्या होता है? रूपांतर। और वाष्पशील अशुद्धि जो है वो क्या होती है? दूर होती है। वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है? दूर होती है। और इस पद्धति को भर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भर्जन कहते हैं। अच्छा, भर्जन की एक विशेषता है कि उसका बैलेंस हमेशा 23-22 से होता है, 23 और 22 से होता है। तो आपको लिखने का सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक हवा में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में क्या होता है? रूपांतर होता है।
और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। इस पद्धति को भर्जन विधि कहते हैं। निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट युक्त अयस्क है, कार्बोनेट युक्त क्या है, अयस्क, उसको लंबे समय तक गर्म करने पर क्या होता है कि धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। तो इस विधि को बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने धातु को ऑक्साइड स्वरूप में बदल दिया, अन्य सल्फाइड स्वरूप में थी, उसमें से भर्जन करके ऑक्साइड में बदल दिया। कार्बोनेट स्वरूप में थी, उसका हमने निस्तापन करके किस में बदल दिया, ऑक्साइड स्वरूप में। यहाँ पर तो ऑक्साइड में है, यानी बदलना है नहीं। अब हम क्या करते हैं उसका, तो आगे हम क्या करते हैं उसका अपचयन, क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अपचयन यानी रिडक्शन, अपचयन यानी क्या करते हैं उसका रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, तो जो धातु मिली हमको, जो धातु का क्या मिला, ऑक्साइड, उसको कार्बन के साथ क्या करते हैं, गरम, कार्बन के साथ क्या करते हैं, गरम करते हैं। अब कार्बन के साथ गरम करते हैं तो धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या होता है, दूर, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है और धातु हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, हमें धातु प्राप्त होती है। तो इसको बोलते हैं क्या, अपचयन। क्या बोलते हैं इसको, अपचयन। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछेगा कि धातु की सक्रियता श्रेणी में मध्य में रही धातु का निष्कर्षण क्या करिए, समझाइए। तो आपको लिखने का धातु की सक्रियता श्रेणी में मध्य में रही धातु जो है कौन है, तो जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। तो वो हमको सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड स्वरूप में प्राप्त होती है। सल्फाइड स्वरूप में जो प्राप्त होती है उसका हम क्या करते हैं, भर्जन। अन्य भर्जन में क्या होता है कि सल्फाइड युक्त अयस्क को हवा में लंबे समय तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो धातु का ऑक्साइड में क्या होता है, रूपांतर, और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। अब क्या होता है कि निस्तापन में क्या होता है कि अगर कार्बोनेट स्वरूप में अयस्क है तो हम उसका क्या करते हैं, निस्तापन। क्या करते हैं, तो कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक क्या करने पर, गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में क्या होता है, रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। तो यहाँ पर हमको धातु कौन से स्वरूप में मिली, ऑक्साइड। अब धातु के ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, अपचयन, और अपचयन करके हम क्या करते हैं कि बड़ा धातु प्राप्त करते हैं। तो अपचयन में क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड को, धातु के ऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन के साथ गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन दूर होता है और धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है। अब आता है हमारा क्या, जो नीचे है वो है हमारी निम्न क्रियाशील। कैसी है, ये निम्न क्रियाशील धातु है। निम्न क्रियाशील बराबर धातु। तो निम्न क्रियाशील धातु जो है वो सल्फाइड स्वरूप में प्राप्त होती है। सल्फाइड स्वरूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। सल्फाइड स्वरूप में प्राप्त होती है तो हम इसका क्या करते हैं, भर्जन। क्या करते हैं, भर्जन करते हैं और भर्जन करके क्या प्राप्त करते हैं, धातु। क्या प्राप्त करते हैं, धातु। लेकिन इसमें कैसा होता है, जैसे कि बड़ा मर्क्यूरी सल्फाइड, देखो मर्क्यूरी क्या है, Hg, निम्न क्रियाशील है। इसको हम हवा में लंबे समय तक क्या करते हैं, गरम, लंबे समय तक क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो गरम करते हैं तो क्या होता है कि धातु का ऑक्साइड में क्या होता है, रूपांतर, और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। अच्छा, इसको और ज्यादा गर्म करेंगे, और ज्यादा गर्म करेंगे यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड को ज्यादा गर्म करोगे तो उसमें से ऑक्सीजन अपने आप दूर हो जाएगा। उसमें से ऑक्सीजन अपने आप क्या होगा, दूर हो जाएगा और हमको क्या प्राप्त होगी, धातु। धातु प्राप्त होती है। यहाँ पर बैलेंस करके इधर 2 लगाना है, इधर 2 लगाना है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गई, धातु। क्या मिल गई, धातु। तो आपको याद रखिएगा कि निम्न क्रियाशील धातुएं जो होती है वो कौन से स्वरूप में मिलती है, सल्फाइड। सल्फाइड स्वरूप में मिलती है, उसका हम क्या करते हैं, भर्जन। भर्जन करते हैं। भर्जन विधि में क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि सल्फाइड युक्त जो अयस्क है उसको लंबे समय तक हवा में क्या करते हैं, गरम। तो धातु का ऑक्साइड में क्या होता है, रूपांतर, और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। लेकिन और ज्यादा गर्म करने पर, और ज्यादा उसमें से ऑक्सीजन क्या होता है, दूर होता है और हमें धातु प्राप्त होती है। अब जो ऊपर बचा है तो कौन सा है, अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील धातु जो होती है उनको कौन से स्वरूप में मिलते हैं, यौगिक।
कौन से स्वरूप में मिलती है? यौगिक स्वरूप में मिलती है। और हम उसका क्या करते हैं? विद्युत अपघटन और करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है, तो इसमें अधिक क्रियाशील धातु क्या है? सोडियम है। अधिक क्रियाशील धातु क्या है? सोडियम है। उसका निष्कर्षण करके उसको क्या करना है? अलग करना है। तो हम कौन सी पद्धति का उपयोग करेंगे? विद्युत अपघटन। कौन सी पद्धति का? विद्युत अपघटन पद्धति का। इस पद्धति में क्या करते हैं? धातु के यौगिक को पिघलित अवस्था में, कौन सी अवस्था में? पिघलित अवस्था में। तो लिखने का धातु के यौगिक को पिघलित अवस्था में कहां पर लिया जाता है? पात्र में। कहां लिया जाता है? पात्र में लिया जाता है। तो धातु को पिघलित अवस्था में कहां पर लेते हैं? पात्र में। और क्या करते हैं कि विद्युत ध्रुव बनाने के लिए, विद्युत ध्रुव यानी एनोड और कैथोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रेफाइट अथवा प्लेटिनम जैसी निष्क्रिय धातु का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम जैसी निष्क्रिय धातु का उपयोग किया जाता है, जिसको हम बैटरी के धन से जोड़ते हैं। वो किसका काम करती है? एनोड का। किसका काम करती है? और जिसको बैटरी के ऋण से जोड़ते हैं, वो किसका काम करती है? कैथोड का। किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। अब इस धातु के पिघलित विलयन में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर जमा होती है। शुद्ध धातु कहाँ जमा होती है? कैथोड पर। हमेशा याद रखने का, धातु हमेशा कहाँ जमा होगी? कैथोड पर। यहाँ पर जमा होगी कैथोड पर। तो इस प्रकार से हमको धातु प्राप्त होती है। कैसे? तो मैंने आपको बताया कि क्या करने का? विद्युत अपघटन पद्धति में क्या करते हैं? धातु के यौगिक को पिघलित अवस्था में बराबर एक पात्र में लिया जाता है और विद्युत ध्रुव बनाने के लिए क्या करते हैं? एनोड और कैथोड बनाने के लिए, यानी विद्युत ध्रुव बनाने के लिए प्लेटिनम अथवा ग्रेफाइट जैसी निष्क्रिय धातु का उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है कि बैटरी के जिसको धन से जोड़ते हैं वो किसका काम करता है? एनोड का। आज में जिसको ऋण से जोड़ते हैं वो किसका काम करता है? कैथोड का। फिर इस पिघलित विलयन में विद्युत धारा का करने पर, क्या धातु के यौगिक के विलयन में विद्युत धारा का करने पर, प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु का जमा होती है कैथोड पर। क्या जमा होती है? अब इसमें होता क्या है? तो इसमें ऐसा होता है कि जब हम NaCl जो है उसके अंदर विद्युत धारा का करते हैं प्रवाहित, विद्युत धारा का करते हैं प्रवाहित, तो उसका विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। Na+ और Cl- बनता है। Na+ और Cl क्या बनता है? माइनस। अब हमारे पास दो विद्युत ध्रुव है, एक है एनोड और एक है कैथोड। एक एनोड है और एक क्या है? कैथोड। एनोड जो है वो हमारा क्या है? धन ध्रुव है और कैथोड हमारा ऋण ध्रुव। एनोड पर हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीडेशन। और इसमें होती है रिडक्शन। कौन सी अभिक्रिया होती है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या करना होता है? दान। अच्छा, यहाँ पे ये धन ध्रुव है, एनोड क्या है? धन ध्रुव। तो एनोड धन ध्रुव है तो उस पर कौन सा आयन आएगा? तो उस पे आयन आएगा हमारा कौन सा? ऋण आयन, Cl-। अच्छा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दान करना है क्योंकि इसके पास एक माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा? Cl। क्या हो जाएगा? Cl। अब क्या होता है कि यहाँ पर देखो तो कैथोड हमारा कौन सा ध्रुव है? ऋण ध्रुव है, तो यहाँ पर कौन सा आयन आएगा? धन आयन। कौन सा आयन? अच्छा, यहाँ पर रिडक्शन होना है, इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा और क्या बनाएगा? Na। क्या बनाएगा? Na बनाता है। क्या बनाता है? Na। तो इसका मतलब कि सोडियम धातु हमको कहां पर मिलती है? कैथोड पर। कहां मिलती है? कैथोड पर। तो आपको लिखने का क्या? लिखने का कि धातु के यौगिक को पिघलित अवस्था में पात्र में लिया जाता है। विद्युत ध्रुव बनाने के लिए हम एनोड और किसका? कैथोड बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लेटिनम अथवा ग्रेफाइट जैसी निष्क्रिय धातु का उपयोग किया जाता है। फिर इस विलयन में विद्युत धारा का करने पर शुद्ध धातु का जमा होती है कैथोड पर जमा होती है। अब ये हमने क्या लिख दिया? 3 समीकरण।
करण, 1 2 और 3। में अब हमको क्या मिल गई सब जगह पर? धातु मिली ना। यहाँ पर देखो पहले में भी क्या मिल गई हमको? धातु। यहाँ पर भी हमको क्या मिली? धातु मिली। और लास्ट में भी देखो हमको क्या मिली है? धातु मिल गई है। तो हम क्या करेंगे अब? इसका परिष्करण। क्या करेंगे? परिष्करण, यानी इसका शुद्धिकरण करेंगे। क्या करेंगे? शुद्धिकरण। तो उसको बोलते हैं धातु का परिष्करण। क्या बोलते हैं उसको? धातु का परिष्करण। तो धातु का परिष्करण करने के लिए हम क्या करते हैं कि धातु का क्या करना है? हमको परिष्करण करना है ना। तो देखो इधर देखो, यहाँ पर अभी हमको क्या मिल गया है? धातु प्राप्त हो गई है। अब हम धातु का क्या करेंगे? परिष्करण। तो देखो धातु का परिष्करण यानी धातु का विशुद्धिकरण। जो धातु हमको मिली है उस धातु में से अशुद्धि क्या करेंगे? दूर। और अशुद्धि दूर करके 100% शुद्ध धातु क्या करेंगे? प्राप्त। और ऐसा करने के लिए प्राप्त हम कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं? तो विद्युत अपघटनी पद्धति का उपयोग किया जाता है। कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? विद्युत अपघटनी पद्धति का उपयोग किया जाता है। फिर से समझ लो, मैंने कहा कि हमको निष्कर्षण करने पर क्या मिला? धातु। अब उसका हम क्या कर रहे हैं? परिष्करण। तो धातु का परिष्करण यानी धातु का विशुद्धिकरण। क्या करना है हमको? धातु का विशुद्धिकरण यानी धातु में से अशुद्धि क्या करनी है? दूर। और 100% शुद्ध धातु क्या करनी है? प्राप्त। और उस ऐसा करने की प्रचलित पद्धति कौन सी है? विद्युत अपघटनी पद्धति, जिसको विद्युत विभाजन पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत विभाजन पद्धति। अब विद्युत विभाजन पद्धति में क्या होता है कि विद्युत विभाजन पद्धति में जिस धातु का आपको परिष्करण करना है, जिस धातु का आपको क्या करना है? परिष्करण। यानी जिस धातु का आपको परिष्करण करना है यानी शुद्धिकरण करना है, उस धातु के बराबर लवण का विलयन, उस धातु के लवण का विलयन, उस धातु के लवण का विलयन क्या करते हैं? विद्युत विभाज्य विलयन के रूप में, यानी विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में, विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में पात्र में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? पात्र में। जिस धातु का हमको परिष्करण करना है यानी जिसका हमको क्या करना है? विशुद्धिकरण, उसी धातु के लवण का विलयन विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में यानी विद्युत विभाज्य विलयन के रूप में क्या लिया जाता है? पात्र में। और जिस धातु का परिष्करण करना है उसी धातु के क्या लेते हैं? अशुद्ध क्षण। उसी धातु के क्या लेते हैं? अशुद्ध क्षण। और उसी धातु की एक शुद्ध क्षण को लिया जाता है। उसी धातु की एक अशुद्ध क्षण और एक उसी धातु की क्या लेते हैं? शुद्ध क्षण। धातु की अशुद्ध क्षण को बैटरी के किससे जोड़ते हैं? धन के साथ। तो वो किसका काम करती है? एनोड का। किसका काम करती है? एनोड का। और धातु की शुद्ध क्षण को बैटरी के किससे जोड़ते हैं? ऋण के साथ। तो वो किसका काम करती है? कैथोड का। किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। फिर इस विलयन में, ये धातु के लवण के विलयन में यानी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित। विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। तो जो शुद्ध धातु है वो शुद्ध धातु का जमा होती है कैथोड पर। कहाँ जमा होती है? और अशुद्धि जो है वो पात्र की तली में एनोड के ठीक कहाँ जमा होती है? नीचे। तो इसको बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं? एनोड पंख कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनोड पंख। तो फिर से देखो यहाँ पर धातु का परिष्करण यानी धातु जो हमको मिली बराबर अयस्क का, यानी हमने खनिज का क्या किया? निष्कर्षण। और निष्कर्षण करके हमको क्या मिली? धातु। अब उस धातु का हम क्या कर रहे हैं? परिष्करण यानी शुद्धिकरण। तो इसके लिए सबसे प्रचलित पद्धति कौन सी है? विद्युत अपघटनी पद्धति। कौन सी पद्धति? इस पद्धति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातु का परिष्करण कर सकते हैं। इस पद्धति में क्या होता है कि धातु के लवण का
प्रजलीय विलयन एक पात्र में विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में लिया जाता है। विद्युत अपघटनी पद्धति में पर धातु के लवण का जिस धातु का परिष्करण करना है उस धातु के लवण का प्रजलीय विलयन विद्युत अपघटनी विलयन के रूप में पात्र में लिया जाता है। जिस धातु का परिष्करण करना है उस धातु की एक क्या लेते हैं अशुद्ध क्षण और एक उस धातु की शुद्ध क्षण, यानी इस पद्धति में जिसका परिष्करण करना है उसी का विलयन भी लेना है, उसी धातु की एक अशुद्ध क्षण भी लेनी है और क्या लेनी है शुद्ध क्षण। फिर अशुद्ध क्षण को बैटरी के धन से जोड़ेंगे तो एनोड का काम करेगी, शुद्ध क्षण को बैटरी के ऋण से जोड़ेंगे तो कैथोड का काम करेगी। फिर इस विलयन में विद्युत धारा क्या करेंगे प्रवाहित, तो शुद्ध धातु का जमा होगी कैथोड पर और अशुद्धि पात्र की तली में एनोड के ठीक नीचे जमा होती है, इसलिए उसको बोलते हैं एनोडिक पंख। क्या बोलते हैं उसको? एनोडिक पंख कहते हैं। तो इस प्रकार से हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। समझ आ गया? अयस्क में से धातु का क्या कर सकते हैं निष्कर्षण। कई बार आपको पूछेगा अयस्क में से धातु के निष्कर्षण का चार्ट बनाओ। क्या बनाओ? चार्ट बनाने का बोलता है। तो आपको यही क्या करना है, पहले लिखने का अयस्क, फिर उसमें लिखने का 3 ऐसे बनाकर अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। अधिक क्रियाशील में लिखने का क्या होता है यौगिक स्वरूप में मिलती है, विद्युत अपघटन करते हैं और हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसको खाली ऐसे उल्ट देना है ना, उल्टा कर देना है। पर फिर आपको लिखने का कि निम्न क्रियाशील धातु सल्फाइड और कार्बोनेट स्वरूप में मिलती है। सल्फाइड मिलती है तो भर्जन करते हैं तो हमको धातु का क्या मिलता है ऑक्साइड, फिर उसका क्या करते हैं अपचयन और हमें धातु प्राप्त होती है। फिर लास्ट वाले में लिखने का कौन से स्वरूप में मिलती है, बड़ा सल्फाइड स्वरूप में भर्जन करते हैं और हमें क्या मिलती है धातु, और फिर लिखने का धातु का परिष्करण। कर दे